मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिस्टर हार्जो दिखाए जाते हैं जो कि नाया को अपने पुराने घर की चाबी दे रहे थे। नाया अपने छोटे भाई दार्तो के साथ उस घर में रहने के लिए जाती है जो कि देखने में काफ़ी वियर्ड लग रहा था। आगे हम देखते हैं कि जब नाया रूम में होती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती है। जब वो देखती है तो उसे बेड के नीचे एक बॉल मिलती है। वे उस बॉल को लेकर दार्तो के पास जाती है जहाँ उसे कोई देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि दार्तो के कबर्ड का डोर अपने आप ओपन हो जाता है, तब वो उसे बंद कर देता है। लेकिन जब वो वापस से रूम में आता है तो देखता है कि कबर्ड अपने आप ही खुला हुआ था, जिससे वो डर कर उसे बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें उस कबर्ड के अंदर किसी की आंखें दिखाई देती है। आगे हमें पता चलता है कि नाया एक राइटर थी जिसने आखिरी बार 3 साल पहले बुक लिखी थी। तो वे उसी बुक की लॉयल्टी मांगने के लिए अपने बॉस को फ़ोन करती है जो उसे कल आने के लिए कहता है। आगे हम इन दोनों को हॉल में देखते हैं जहाँ दार्तो को अपने नए घर में काफ़ी डर लग रहा था। तभी वहाँ पर फूड डिलीवरी वाला आ जाता है, लेकिन दार्तो के लिए फ़ूड लेने भी नहीं जाता। अब नाया जब खाना लेने के लिए पैसे अंदर लेने जाते हैं तो दार्तो देखता है कि टॉर्च का बल्ब फ्लिकर हो रहा है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। डिलीवरी मैन उसे कहता है कि लोगों का मानना है कि जब बल्ब फ्लिकर करता है तो इसका मतलब है कि गोस्ट आसपास है। यह सुनकर दार्तो बहुत ही डर जाता है और उसी वक्त वहाँ पर बिजली भी कड़कने लगती है, जिससे दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। डिलीवरी मैन के जाने के बाद दार्तो देखता है कि बाहर कोई खड़ा है, जो देखकर वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन वो आदमी असल में नाया का बॉयफ्रेंड विन था जो कि टेलीविज़न शो में काम करता था। उसके बाद नाया उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है और बाद में दोनों उस पर हंसते हैं क्योंकि उसने दार्तो के कपड़े पहने हुए थे। दार्तो उसे बताता है कि इस घर में डर लगता है, तो विन बोलता है कि तुम दूसरा घर ले लो, मैं अपनी सेविंग्स के पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन नाया मना कर देती है, तो दार्तो बोलता है कि उसके अंदर ईगो है। जब वो सभी बातें कर रहे थे तब हम उनके पीछे एक स्प्रिट देखते हैं। उसके बाद नाया को उसके रूम में कुछ आवाज़ें आती है। तभी उसकी नज़र ऊपर के एडिटोर पर जाती है, इसलिए वो ऊपर जाकर देखने का ट्राई करती है। दूसरी तरफ जब दार्तो फेस वॉश कर रहा था तब वहाँ का दरवाज़ा अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिससे डर कर वो नाया के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। तो नाया बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और रात के लिए उसे अपना रूम एक्सचेंज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो एटिक में जाती है और उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। तो वो उस डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ था कि उसकी मदर उससे अच्छा बिहेव नहीं करती और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। अगले दिन वो यह सब कुछ विन को बताती है, लेकिन विन उसे समझाता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें खुद की प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर फिर भी नाया का ऑब्सेशन उस डायरी से ख़त्म ही नहीं हुआ था। जब रात में वो उस डायरी को टच करती है तो उसके सामने एक घोस्ट आता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं दार्तो जब पढ़ाई कर रहा था तो उसकी क्लोजेट में से आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तब उसका पेन अपने आप ही चलने लगता है, जो देखकर वो डर जाता है और उसकी बुक में लिखा हुआ था कि हमारे घर से निकल जाओ। ये देखकर वो नाया के पास भाग कर जाता है और उसे सब कुछ बताता है और घर छोड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन वो समझाती है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही उसने पूरे साल के पैसे भी भर दिए हैं, उन्हें अब यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर रात में दार्तो के सोने के बाद नाया उसी डायरी को एटिक में रखने के लिए जाती है और घोस्ट से दार्तो को नुकसान न पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन दार्तो अपने फ्रेंड विली को सब कुछ बताता है, तो वो शमन की हेल्प लेने को बोलता है, जो कि उनके स्कूल का ही वॉचमैन था और वो शमन का काम भी क्या करता था। कुछ पैसों के बदले वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ नाया विन के साथ अपनी रिटर्न एलविल को मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे बताता है कि वह उसे रॉयल्टी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी किताबें बिकना बंद हो गई है। साथ ही उसकी नई स्क्रिप्ट भी रिजेक्ट हो गई है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो विन नाया को उस डायरी वाले स्टोरी सुनाने को कहता है और एनविल को बोलता है कि वो स्टोरी उसके शो के प्रोड्यूसर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उस पर वो मूवी बनाना चाहते हैं। ये जानकर एनविल काफ़ी क्यूरियस होकर स्टोरी के बारे में पूछता है, जहाँ वो डायरी वाली स्टोरी सुनाती है, जिससे इम्प्रेस होकर वो उसे एक ड्राफ्ट लिखने को बोलता है। अब नाया विन पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उसे बताने की क्या ज़रूरत थी। वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और अभी तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत है। फिर नाया वापस से घर जाती है और डायरी निकाल कर स्टोरी लिखना शुरू कर देती है और अब लिखते लिखते वह सो भी जाती है। दूसरी तरफ दार्तो शमन और विली के साथ घर आ रहा था, जहाँ विली का रास्ते में पेट खराब हो जाता है। वहीं जब नाया सोकर उठती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी दीवार पर थीफ लिखा है। फिर वे भी पेन की मदद से दीवार पर लिखती है कि उसे कुछ बात करनी है, तो वो भी लिखता है और दोनों एक दूसरे की बात का जवाब देने लगते हैं, कभी पेन से तो कभी लिपस्टिक से। आखिर में नाया कहती है इन सब की क्या ज़रूरत है, हम दोनों फेस टू फेस भी तो बात कर सकते हैं। पर घोस्ट को जवाब नहीं देता है। पर जैसे ही वो डायरी को टच करती है तो घोस्ट उसके सामने आ जाता है, जिससे वो उसे डायरी से मारती है और वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की स्पिरिट आती है जो नाया को डराने लगती है। इसके अलावा वह सामान को भी यहाँ वहाँ फेंकती है। तभी घोस्ट उसे रोकता है और नाया वहाँ से भाग जाती है। पर वो देखती है कि उसका भाई घर आ गया है
उसे देखकर वो वापस से ऊपर जाती है और घोस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को वो कुछ ना करे। वहीं दूसरी ओर विली का पेट खराब था, तो वो दार्तो को अपने साथ वॉशरूम में आने को कहता है और शमन हॉल में ही उनका वेट करता है। जब वो वॉशरूम में होते हैं तभी वहाँ पर लड़की की स्पिरिट आ जाती है। जैसे ही दार्तो बाहर आता है तो वो लड़की की स्पिरिट को देखकर डर जाता है और वापस से वॉशरूम में चला जाता है। स्पिरिट उनको परेशान करने के लिए डोर नॉक करने लगती है। दूसरी ओर नया शमन को जाने के लिए बोलती है, जिससे शमन वहाँ से चला जाता है और नया जल्दी से वॉशरूम के पास जाती है। वहाँ दार्तो और विली हिम्मत करके वॉशरूम से बाहर आ गए थे। दार्तो कहता है कि यहाँ पर घोस्ट है, पर नया झूठ बोल देती है कि दरवाज़ा वो नॉक कर रही थी और क्योंकि वो शमन को यहाँ लेकर आया था तो वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। जिसके बाद वो दार्तो का बैग पैक करती है और उसे कुछ दिन विली के साथ जाकर रहने को बोलती है। वो ऐसा बहाना बनाती है कि उसे घर पेंट वगैरह करवाना है, जिसके लिए दार्तो भी मान जाता है। अगले दिन वो घोस्ट के लिए ऑफरिंग लेकर आती है, लेकिन घोस्ट कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता, ये सब तो बस हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता है। नया जब उससे बात करती है तो घोस्ट उसे अपना नाम केली बताता है और कल शमन को भगाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। नया पूछती है कि वो दूसरी स्पिरिट कहाँ है जो स्कैरी थी। फिर गैली पूछता है कि क्या मैं स्कैरी नहीं हूँ। नया बोलती है कि नहीं, तुम तो स्वीट वाली स्कैरी हो। जिसके बाद वो उसे नॉवल से स्टोरी लिखने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। नया कहती है कि एक इमरजेंसी है, लेकिन गैली बोलते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के सामने लाना नहीं चाहता। पर नया कहती है कि ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता तुम पर प्राउड करेंगे। पर गैली कहता है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझ पर प्राउड नहीं होंगे, उनके लिए तो मैं बस अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। नया बोलती है कि शायद नोवेल पढ़ने के बाद तुम उनका ओपिनियन चेंज कर पाओ, जिसके लिए वो मान जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि जैसा इसमें लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना, कुछ भी ड्रामेटिकली चेंज मत करना। और नया भी उसकी शर्त मान लेती है। अगले दिन से दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। जहाँ नया उससे पूछती है कि तुम्हारी मदर तुमसे इतना हेट क्यों करती है, तो वो कहता है क्योंकि मैंने मेरी बहन को मार दिया था। फिर वो कहता है कि बचपन में मेरे माता पिता बहुत बिजी रहते थे, इसीलिए मैं अपनी दादी के साथ रहता था। पर जब मेरी बहन बर्निंग हुई तो वो सबकी फेवरेट बन गई। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, लेकिन इसके लिए भी मुझे डांट पड़ती थी। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए दूर कॉलेज में चला गया। तब एक दिन बर्निंग घर से लड़कर मेरे पास आ गई थी। मैंने मॉम को इन्फॉर्म किया, लेकिन इसमें भी उन्हें मेरी ही गलती लगी। फिर मैं उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी किसी ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है। बर्निंग बीच में आकर उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, जिससे उसी टाइम के लिए उसे गलती से धक्का दे देता है और बस से टकराने की वजह से बर्निंग की मौत हो जाती है, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसे कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब दोनों साथ में स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देते हैं और नया मजाक मजाक में उसे अपना घोस्ट राइटर बनने को कहती है। फिर नया उसे अपने बारे में बताती है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वो और दार्तो अपने अंकल के साथ रहते थे, लेकिन उनकी आंटी को वो दोनों पसंद नहीं थे। इसलिए जब वो इंडिपेंडेंट हुई तो उसने घर छोड़ दिया और अपने भाई के साथ रहने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि गैली और नया अच्छे दोस्त बन गए थे और दिन भर इंजॉय करते और बुक लिखते थे। इस वजह से नया इनको भी इग्नोर करने लगी थी। पर कुछ दिन बाद जब बुक फिनिश हो जाती है तो नया एडिटर के पास जाती है। एडिटर को बुक में सब कुछ पसंद आता है, लेकिन उसे एंडिंग थोड़ी डार्क चाहिए थी। वो गैली की मदर को और भी ड्रामेटिक बनाने को कहता है और सजेस्ट करता है कि वो ऐसा दिखाए कि मदर गैली को टॉर्चर करती थी। नया उस बात पर एग्री होकर वहाँ से चली जाती है। तभी ऑफिस में हम उसी स्पिरिट को देखते हैं, जो कि गैली के पास जाकर उसे बताती है कि नया उसे यूज़ कर रही है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ नया कैफ़े में होती है, तभी वहाँ पर विन भी आ जाता है और दोनों मस्ती करते हैं। बाद में विन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो कहती है कि वो गैली से बच रही है। विन इससे पूछता है कि ये गैली कौन है, तो नया बताती है कि वो मेरा फ्रेंड है, जिसने बुक लिखने में मेरी मदद की है। इसके बाद जब वो घर जाती है तो गैली उससे नोवेल के बारे में पूछता है, लेकिन वो बहाना बनाकर वहाँ अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि विल स्प्रिट ने लैपटॉप में कैंसिल द नोवेल लिखा था, जिससे डर के वो गैली को इग्नोर करते हुए कैफ़े चली जाती है। अगले दिन उसे अपनी बुक की फर्स्ट कॉपी मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। घर आते वक्त उसका विन से भी झगड़ा हो जाता है, जो कहता है तुमने मुझे तो अपनी हेल्प करने से मना कर दिया, पर तुमने अपने फ्रेंड गैली की हेल्प ली, और इस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जो चीज़ गैली भी देख लेता है। घर आकर नया जब काउंटर पर बुक रखती है तो गैली उसे पढ़ लेता है और देखता है कि उसने बुक में चेंजेस किए हैं। इस बात के लिए नया उसे सॉरी बोलती है, तो गैली कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। यह बोलकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ दार्तो और विलियम के घर का एटिक्स में से कुछ बुक्स निकाल रहे थे। तभी लाइट्स आने जाने लगती है और दार्तो ऊपर स्टक हो जाता है। डर के मारे नया भी अपने लैपटॉप से बुक को डिलीट कर देती है, पर तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। नया एडिटर को फ़ोन करके बुक डिलीट करने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
इसके बाद जब दार्तो को पता चलता है कि नाया ने घोस्ट के साथ मिलकर बुक लिखी थी तो वह उस पर बहुत ही गुस्सा करता है, पर वो कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। लेकिन वो उसे सेल्फिश कहकर बिल्ली के घर जाने ही वाला था। तभी इविल स्प्रिट आकर उसे हवा में उड़ा देती है। ये सब देखकर जब नाया उसे बचाने जाती है तो इविल स्प्रिट उसे भी हवा में लटका देती है। इसी बीच वहाँ गेली आता है और उसे रुकने को बोलता है, जो देखकर नाया उन दोनों से माफ़ी मांगती है। लेकिन इतना करने पर भी जब इविल स्पिरिट नहीं रुकती तो गेली उसे धक्का दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इविल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि गेली की बहन बेनिंग है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। साथ ही दार्तो भी फिर यहाँ से विली के घर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गेली और बेनिंग उनके पेरेंट्स के घर में थे, जहाँ गेली कहता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते और इसीलिए हमारा एक भी फ़ोटो घर के अंदर नहीं रखा है। लेकिन बेनिंग उसे कहती है कि वो दोनों हमारी डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए फ़ोटो नहीं है। तुम्हारी मौत के बाद पड़ोसी और टीवी वालों ने तो ये दिखाया कि सारी गलती मॉम की थी, और डैड भी चाहते थे कि डिप्रेशन में आकर मॉम भी आत्महत्या ना कर ले, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले गए। वो बस खुश होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अंदर से दोनों काफ़ी दुखी थे, इसलिए वो उसे नोवेल को रोकने की कहती है। लेकिन गेली कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे सुनकर बेनिंग उसे कहती है कि तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब वो नाया के पास जाता है तो उसे भी अपने तरह रोते हुए देखता है। फिर ओविन के पास जाकर उसे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, जो जानकर विन नाया को आकर हक कर लेता है। जिसके बाद नाया उसे गेली से मिलने को कहती है, लेकिन वो बहुत डरता था, पर किसी तरह वो हिम्मत करके डायरी को टच करता है, जिससे उसे भी गेली दिखाई देता है। वो गेली से खुद को और नाया को मिलवाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर गेली नाया से बेनिंग ने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि बेनिंग मुझे अभी भी हेट करती है, वो नहीं चाहती है कि ये नोवेल पब्लिश हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो और परेशान हो। अब तीनों एडिटर के पास जाकर बुक कैंसिल करवाने का प्लान बनाते हैं। नाया एडिटर को सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडिटर समझ नहीं पाता, तो गेली उसके लैपटॉप पर कैंसिल द नोवेल लिखता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि नाया कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है। अब नाया उसे डायरी को टच करवाती है, फिर उसे भी गेली दिखाई देता है। वो ऑर्डर जाता है। नाया कहती है कि हमने ये बुक गेली की लाइफ पर लिखी थी, लेकिन वो इसे पब्लिश करके अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, जो बात एडिटर समझ जाता है और बुक को डिलीट कर देता है। और विन से कहता है कि वो उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर दे। उन दोनों के जाने के बाद दोनों बातें करते हैं। तभी पीछे बेनिंग नज़र आती है, जहाँ नाया समझ जाती है कि वो जब भी गेली को टच करती है तो बेनिंग आ जाती है। अब जबकि बेनिंग गेली को हेट नहीं करती थी बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेनिंग के एक्सीडेंट के बाद भी वो गेली को आंसू पहुँचती है और अपने मरने के बाद भी गेली को चुप कराने का ट्राई करती है। और जब गेली आत्महत्या कर लेता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बहुत रोती है। फिर गेली भी अपनी सिस्टर को हक कर लेता है। अगले दिन नाया उसके पेरेंट्स को उसकी डायरी दे देती है। डायरी टच करते उन्हें गेली दिखाई देता है, तो मामू से सॉरी कहती है। और अब जैसे ही वो गेली को टच करते हैं तो उन्हें बेनिंग भी दिखाई देती है, जिन्हें देखकर पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं और चारों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी बेनिंग और गेली नॉर्मल दिखाई देते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, यानी कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी और वो दोनों आफ्टर लाइफ में चले गए थे। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हार्जा नाया और दार्तो को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और क्योंकि उनके भी पेरेंट्स नहीं थे इसलिए वे भी उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ हम सभी को साथ में बहुत खुश देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।